सदियों से पनामा के संकरे सेतु से होकर जाने वाले रास्ते का विचार खोजकर्ताओं और दूरदर्शी लोगों को मोहित करता रहा है। यह एक ऐसा सपना था जिसने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया, एक ऐसा मार्ग जो दो विशाल महासागरों को जोड़ सके। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाले जलमार्ग का एक बहुत बड़ा वादा था। यह न केवल व्यापार को आसान बना सकता था बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी बदल सकता था। यह व्यापार मार्गों को छोटा कर सकता था, यात्रा के समय को कम कर सकता था और वैश्विक व्यापार को नया रूप दे सकता था। व्यापारिक जहाज़ों को लंबी और खतरनाक यात्राओं से बचाया जा सकता था, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती। शुरुआती खोजकर्ताओं ने ऐसे मार्ग के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए एक प्राकृतिक जलमार्ग की खोज की। उन्होंने पनामा के भूगोल का अध्ययन किया और संभावित मार्गों की तलाश की। हालांकि पनामा के घने जंगल और ऊबड़-खाबड़ इलाके ने एक बड़ी चुनौती पेश की। इन कठिनाइयों ने कई अभियानों को विफल कर दिया और कई सपनों को चकनाचूर कर दिया। नहर का सपना बना रहा। यह सपना समय के साथ और भी मजबूत होता गया और कई लोगों ने इसे साकार करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। 19वीं शताब्दी में जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, मानव निर्मित नहर के विचार ने गति पकड़ी। नई तकनीकों और इंजीनियरिंग के विकास ने इस सपने को हकीकत में बदलने की संभावनाओं को बढ़ा दिया। स्वेज नहर के प्रसिद्ध निर्माता फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने अपना ध्यान पनामा की ओर लगाया। उनके अनुभव और प्रतिष्ठा ने इस परियोजना को एक नई दिशा दी। उनके अनुभव और प्रतिष्ठा के साथ इस महत्वाकांक्षी परियोजना की सफलता की उम्मीदें प्यार आज गई। कई इंजीनियर और श्रमिक इस परियोजना में शामिल हुए और उन्होंने इसे सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि पनामा की चुनौतियां मिस्र में आने वाली चुनौतियों से कहीं ज्यादा साबित हुईं। कठिन भूगोल, बीमारियां और अन्य बाधाओं ने इस परियोजना को और भी कठिन बना दिया। 1881 में डी लेसेप्स के नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी ने पनामा नहर पर काम शुरू किया। यह परियोजना उस समय की सबसे महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक थी, जिसका उद्देश्य अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ना था। उन्होंने एक समुद्र स्तर की नहर की कल्पना की जो सीधे इस्थमस से होकर गुजरती थी। यह योजना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण थी और इसके लिए अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता थी। हालांकि यह परियोजना शुरू से ही कई तरह की समस्याओं से घिरी हुई थी। निर्माण कार्य में देरी और उपकरणों की विफलता ने परियोजना को धीमा कर दिया। उष्णकटिबंधीय बीमारियों, विशेष रूप से मलेरिया और पीत ज्वर ने कर्मचारियों को तबाह कर दिया। इन बीमारियों ने न केवल श्रमिकों की जान ली बल्कि उनकी कार्यक्षमता को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया। हजारों कर्मचारी इन घातक बीमारियों के शिकार हो गए। इन बीमारियों के कारण श्रमिकों की भारी कमी हो गई, जिससे परियोजना की प्रगति और भी धीमी हो गई। बेरहम इलाके और भारी बारिश ने भी प्रगति में बाधा डाली। पनामा का जंगली और पहाड़ी इलाका निर्माण के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। भूस्खलन अक्सर होता था। नहर के कुछ हिस्सों को कई टन मिट्टी और चट्टान के नीचे दबा देता था। इन भूस्खलनों ने न केवल निर्माण कार्य को बाधित किया बल्कि उपकरणों और श्रमिकों को भी नुकसान पहुंचाया। वित्तीय कुप्रबंधन और बढ़ती लागत ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया। परियोजना की लागत लगातार बढ़ती जा रही थी और कंपनी के पास इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। 1889 में वर्षों के परिश्रम और अनगिनत लोगों की जान जाने के बाद फ्रांसीसी कंपनी ने दिवालियापन घोषित कर दिया। ये एक बड़ी विफलता थी जिसने कई लोगों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि पनामा नहर का सपना बर्बाद हो गया है, लेकिन यह अंत नहीं था। यह केवल एक नए अध्याय की शुरुआत थी जो भविष्य में इस परियोजना को पुनर्जीवित करेगा। जैसे ही 19वीं सदी का अंत हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा। रूजवेल्ट ने मध्य अमेरिका के माध्यम से एक नहर के रणनीतिक महत्व को पहचाना। उनका मानना था कि अमेरिकी नियंत्रण में एक नहर राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए जरूरी थी। फ्रांसीसी प्रयास की विफलता ने रूजवेल्ट को नहीं रोका, इसके बजाय इसने उनके संकल्प को मजबूत किया। रूजवेल्ट ने पनामा नहर को राष्ट्रीय महत्व की एक परियोजना के रूप में देखा, जो अमेरिकी सरलता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। उनका मानना था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास संसाधन और सफल होने की इच्छा शक्ति है, जहां अन्य विफल रहे हैं। रूजवेल्ट के दृष्टिकोण ने पनामा नहर के सपने में नई जान फूंक दी। रूजवेल्ट के निर्देशन में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निष्क्रिय फ्रांसीसी कंपनी की संपत्ति खरीदी।
फिर ध्यान नहर बनाने के अधिकारों को सुरक्षित करने की ओर गया। उस समय पनामा कोलंबिया का एक प्रांत था। कोलंबिया के साथ बातचीत मुश्किल साबित हुई। कोलंबिया ने उससे ज्यादा वित्तीय मुआवजा मांगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका देने को तैयार था। देरी से अधीर और आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प रूजवेल्ट ने एक पनामा की स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन की पेशकश की। अमेरिकी युद्धपोतों के अपतटीय तैनात होने के साथ पनामा ने 1903 में कोलंबिया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। नव स्वतंत्र पनामा गणराज्य ने तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका को नहर के निर्माण और संचालन के लिए 10 मील चौड़ी भूमि पर नियंत्रण प्रदान किया। भाग 5 इंजीनियरिंग, चमत्कार, गटून झील और लॉक सिस्टम। नहर मार्ग सुरक्षित होने के साथ अमेरिकी इंजीनियरों ने इस स्मारकीय कार्य को शुरू किया। फ्रांसीसी अनुभव से सीखते हुए उन्होंने एक लॉक एंड लेग डिजाइन को चुना। इस अभिनव दृष्टिकोण में एक विशाल कृत्रिम झील, गटून झील बनाने के लिए चग्रेस नदी को बांधना शामिल था, जो नहर मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी। तालों की एक श्रृंखला विशाल पानी की सीढ़ियों से मिलती जुलती जहाजों को झील के स्तर तक ऊपर और नीचे उठाएगी। इस सरल प्रणाली ने इलाके की अलग अलग ऊंचाइयों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान किया। तालों का निर्माण अपने आप में एक इंजीनियरिंग उपलब्धि थी, जिसमें बड़े पैमाने पर कंक्रीट संरचनाएं और जटिल द्वार तंत्र शामिल थे। भाग 6 विपरीत परिस्थितियों पर विजय नहर को पूरा करना। पनामा नहर का निर्माण मानव दृढ़ता और सरलता का प्रमाण था। दुनिया भर के हजारों कर्मचारी पनामा में एकत्रित हुए, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और बीमारी के निरंतर खतरे का सामना कर रहे थे। असफलताओं और अप्रत्याशित बाधाओं के बावजूद काम लगातार आगे बढ़ता गया। कॉन्टिनेंटल डिवाइड के माध्यम से कुलेब्रा कट की खुदाई एक विशेष रूप से कठिन काम था, जिसके लिए लाखों घन गज धरती और चट्टान को हटाने की आवश्यकता थी। अंत में वर्षों के कठिन परिश्रम और असाधारण इंजीनियरिंग उपलब्धियों के बाद पनामा नहर आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त 1914 को खोली गई। नहर के पूरा होने ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, वैश्विक व्यापार और परिवहन के एक नए युग की शुरुआत की। भाग 7 एक नया युग, पनामा नहर प्राधिकरण। 7 दशकों से अधिक समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने पनामा नहर को नियंत्रित और संचालित किया। इस अवधि के दौरान नहर ने वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे अमेरिका को रणनीतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। हालांकि पनामा की धरती पर नहर की उपस्थिति दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बन गई। पनामा के लोग अपनी संप्रभुता और नहर पर नियंत्रण की मांग करने लगे, जिससे विरोध प्रदर्शन और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। 1970 में वर्षों की बातचीत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और पनामा ने टोरिजोस कार्टर संधियों पर हस्ताक्षर किए। इन संधियों ने नहर के भविष्य के प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा तैयार की और पनामा को नहर का नियंत्रण सौंपने की प्रक्रिया शुरू की। इन ऐतिहासिक समझौतों ने अंततः नहर के नियंत्रण को पनामा को हस्तांतरित करने का मार्ग प्रशस्त किया। पनामा के लोगों ने इस अवसर का जश्न मनाया क्योंकि यह उनके देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। 31 दिसंबर 1999 को दोपहर में पनामा नहर औपचारिक रूप से पनामा नहर प्राधिकरण, एक पनामा सरकार की एजेंसी के हाथों में चली गई। इस हस्तांतरण ने पनामा के लिए एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने नहर के संचालन और प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी संभाली। इस ऐतिहासिक घटना ने अपने क्षेत्र और एक महत्वपूर्ण जलमार्ग पर पूर्ण संप्रभुता के लिए पनामा की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षा की परिणति को चिह्नित किया। पनामा नहर प्राधिकरण ने नहर के संचालन को कुशलतापूर्वक संभालते हुए इसे वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग बनाए रखा है। भाग 8 भविष्य के लिए विस्तार। जैसे जैसे 21वीं सदी में वैश्विक व्यापार का विस्तार हुआ, पनामा नहर को बढ़ती मांगों का सामना करना पड़ा। मूल नहर बड़े पैमाने पर पनामा के बाद के जहाजों को समायोजित नहीं कर सकी, जो समुद्री परिवहन में तेजी से आम होते जा रहे थे। नहर के आधुनिकीकरण और विस्तार की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए एसीपी ने एक बड़ी विस्तार परियोजना शुरू की। 2016 में पूरी हुई पनामा नहर विस्तार परियोजना ने तालों का एक नया सेट जोड़ा और मौजूदा चैनलों को चौड़ा किया। इन सुधारों ने नहर की क्षमता को दोगुना कर दिया, जिससे यह बड़े जहाजों को संभालने की अनुमति देता है, जो वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ले जाते हैं। भाग 9
वैश्विक प्रभाव की विरासत। पनामा नहर मानवीय महत्वाकांक्षा, सरलता और दृढ़ता का प्रमाण है। वैश्विक व्यापार, परिवहन और भू राजनीति पर इसका प्रभाव गहरा रहा है। नहर ने शिपिंग मार्गों को छोटा कर दिया है, परिवहन लागत को कम किया है और अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच माल और लोगों के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया है। पनामा नहर की विरासत इसके आर्थिक महत्व से आगे तक फैली हुई है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतीत होने वाली दुर्गम चुनौतियों पर काबू पाने के लिए मानव प्रयास की शक्ति के प्रतीक के रूप में है। जैसे ही पनामा नहर अपने संचालन की दूसरी सदी में प्रवेश करती है, यह वैश्वीकृत दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती है, समुद्र के पार राष्ट्रों और अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ती है।